तो आज हमने हमारा टारगेट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना और साथ में हम लोगों ने जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस आज लगा लेंगे, राइट। अराउंड 35 क्वेश्चंस है ना, 5 हमने कर लिए थे, 30 क्वेश्चन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे जिसको जो तुमको आधी से ज्यादा आ गई है, जीनोम स्टडी करते जब हमने ह्यूमन जीनोम करा था उसमें कवर हो जाती है, एक बार उसको करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आज मैं एक केस लेकर आई हूँ, आज हम लोग एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम गेम खेलेंगे, ओके। पहले होमवर्क चेक कर लो। हाँ होमवर्क चेक कर लो, उससे पहले चलो कौन आया, ये आ गया। ओके, उससे पहले भाई इसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना तो गा दो, गाना तो बनता है। Happy birthday birthday to to you. you. birthday to you. To रुको you. रुको Happy रुको, birthday to dear Tamanna. Happy birthday to you. Happy birthday to man. मतलब तुम ये भी सिंक्रोनाइज करके नहीं गा सकते हैं, 3 पे गाएंगे, ठीक है। रेडी? तो सब माइक ऑन, सब फिर माइक ऑन कर लो एक साथ। अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सबकी माइक ऑन करने का? ऐसी कोई दिव्य शक्तियां है क्या मेरे पास? नहीं, होस्ट मैनेजमेंट में तो दिख नहीं रहा। चलो सब माइक ऑन कर लिए? यो मैम. ठीक है, 3 पे 3, 1 2 3। हैप्पी Happy बर्थडे birthday टू to you. यू, हैप्पी Happy बर्थडे birthday टू to यू, you. हैप्पी बर्थडे Happy birthday, dear टू, Tamanna. हैप्पी Happy बर्थडे टू birthday यू। to you. Thank you, ma'am. And thank you, everyone. सॉरी तमन्ना, हम अभी भी सिंक्रोनाइज गा नहीं पाए, हमसे हो नहीं पाएगा। No, ma'am. Thank you. ओके भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। आज आज तो बहुत अच्छा दिन है, देखो तमन्ना का बर्थडे आज आप पढ़ेंगे नहीं, आज हम गेम खेलेंगे, ठीक है। Yo, ma'am. उससे पहले ये प्रिया को, कौन था ये प्रिया, प्रीति, इसको हार्ट अटैक ना हो जाएगी, हाय क्वेश्चन ही सॉल्व किया। ये ले होमवर्क देख लेते हैं, आ जाओ होमवर्क देख लेते हैं। देखो ये एक बच्ची का होमवर्क है जिसने मुझे बोला मेरा नाम ना लिया जाए क्लास में, तो मैं नाम नहीं लूंगी। सबको दिख रहा है होमवर्क? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं दिख रहा। दिख रहा? ओहो रुक, मैं दिखा देती हूँ। चलो अब दिख रहे हैं? No, ma'am. Yo ma'am. एक बच्ची है जो अनोनिमसली चाहती है कि मैं उसका होमवर्क बताऊं ना किसी को, पर ये उसने होमवर्क भेजा मुझे और बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। सबको दिख रहा है ना? Yo, ठीक है, तो ये होमवर्क मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये बताने के लिए कि गलती क्या है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। उसने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लिखी है और सब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसको कैसे करना था। ये 4th पिक्चर है, मुझे 4th नहीं चाहिए एक्चुअली, मुझे पहले पहले वाला होमवर्क चाहिए। रुको, दिख रहा है ना सबको? बहुत बहुत राइट। सो अगर हम ये देखें तो इसने बहुत अच्छे से लिखा है ETS, दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। तो जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म हो, बेटा माइक बंद कर ले, शॉर्ट फॉर्म हो तो उसको खोल के लिखना है, ये बात इसने बिल्कुल ठीक की थी, ठीक है। अब देखो क्या चीजें तुमको नोट्स बनाते हुए नहीं लिखने की जरूरत है, जैसे एन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इज अ शॉर्ट। देखो तुझे ये लिखने की जरूरत थोड़ी थी, पता तो था इसी के बारे में लिख रहे हो, तो जब भी नोट बना रहे हो तो ये वाली इंग्लिश को अवॉइड करना है। ETC के आगे तुमको सिंपली लिखने थे 3-4 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4th पॉइंट और ये खत्म। अब इतना बड़ा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा ना टेस्ट से पहले, तो ये पहली लाइन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसने सही बताया कि यूनिक स्ट्रेच ऑफ डीएनए विद इन अ कोडिंग रीजन ऑफ ए जीन दैट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई फुल लेंथ ऑफ ए जीन, तो इतना एक लाइन में आ जाता, राइट। फिर हम सेकंड पे जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो इसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती, मैं यहाँ लिखती, राइट। फॉर ए सिंगल इट हेल्प इन द डिकोडिंग ऑफ एमआरएनए, बाकी सही था इसका, पर इसको मैं 3 लाइंस में लिख सकती थी और ये फर्स्ट वाली लाइन काट सकती थी, तो छोटा बन जाता नोट, पढ़ने में भी इजी लगता और क्विकली हो भी जाता, राइट। समझ आया कैसे करना है? तो ये इस एमआर वाली चीजों को इग्नोर किया करो, ठीक है। देखो अब इसने SA लिखा है, सीक्वेंस एनोटेशन, सही कह रहा, फुल फॉर्म लिखी, गुड। इट इज अ प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, प्रोसेस लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, नहीं तो ये काट देते, इट इज लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑफ, ये इसने लाइन गलत लिख दी है, लोकेशंस ऑफ कौन सी जीन्स इसने, अच्छा ये स्टेटमेंट इसकी गलत हो गई थी, तो सीक्वेंस एनोटेशन में वो सिंपली लिख सकती थी प्रोसेस टू स्टडी, किसको, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, राइट। तो वो सिंपली एक लाइन में ये बात लिख सकती थी ना, लेकिन यहाँ पे उसने चलो लंबा लिख दिया, तो ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये डज वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिस मेथोडोलॉजी वर यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी,
सिंपली आप लिखते सीक्वेंस एनोटेशन यूज इन एसजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो इतनी बड़ी लाइन जो इसने यहाँ पे लिख दिया है, ये सारा का सारा सिर्फ इतने में कवर हो गया ना, यूज इन एसजीपी। यो मैम ऐसे आप अपने नोट्स को शॉर्ट करते हो, समझ आया? यो तो दूसरा मैम जब आप किसी में डिफरेंस लिख रहे हो, मैं लिख रही हूँ मिनी सैटेलाइट और मेरे को लिखना है माइक्रो सैटेलाइट, जब मुझे इसमें डिफरेंस करना है तो मैं अलग अलग पैराग्राफ क्यों बनाऊंगी? उससे मुझे दिक्कत होगी, मैं इसको आमने सामने लिखूंगी, समझ आई? अब इसको काट दूंगी मैं, मिनी सैटेलाइट कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखूंगी रीजन ऑफ रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ये भी रीजन ऑफ रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, और मैं ऐसे एरो लगा के करती, ऐसे 2 डॉट लगाती, इसका सिंपली मतलब था जो यहाँ लिखा है वो भी वहीं लिखना है। तो मुझे इतना पता था कि दोनों तो रेपिटेटिव सीक्वेंस है। फर्क क्या है कि मिनी सैटेलाइट में रेपिटेशन 5 to 50 टाइम्स है और माइक्रो सैटेलाइट में कम होती है। माइक्रो सैटेलाइट में आपको 1 डिजिट में मिलती है ना, तो 1 to 9 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इतनी सी बात यहाँ पे लिख सकती थी ना, इतने वर्ड सारा लिखने की जरूरत नहीं थी ना, राइट? तो समझ में आया कि होमवर्क में कैसे आपको अपने नोट्स को शॉर्ट करना है। होमवर्क बहुत अच्छा किया इसने, बहुत अपने अपनी मेहनत से किया, लेकिन इसको और भी छोटा कर सकते हैं, राइट? तो अगले होमवर्क में इस चीज को ध्यान रखना। ओके, चलो अब आते हैं हम सब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है जी, ये हो गया, ये नहीं है, कहाँ है हमारा डीएनए? कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आज हम यही करेंगे, तो सबके सब तैयार हो जाओ, आज तुमको एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है। सीआईडी देखा है सबने? फुल फॉर्म क्या होती है सीआईडी की? तो आज तुम सबने सीआईडी ज्वाइन कर लिया, ओके? ठीक है, ध्यान से सुनना, बेसिक में बताऊंगी, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करने से पहले आपको ये जानना है कि देखो, अच्छा जैसे हाथ होते हैं, ये देखो किसी के हाथ है, इसको मधुमक्खी ने काटा है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट क्या होता है? हम ऐसे फिंगरप्रिंट का अंगूठा लगा देते हैं ना, ऐसे फिंगर्स के ऊपर आपके के निशान है, आप सभी के ये यूनिक कोड्स हैं, सबके यूनिक कोड होते हैं। ठीक है, किसी के 2 के सेम नहीं होते अनटिल अनलेस वो कोजेनिटल ट्विन हो। कोजेनिटल ट्विन मतलब बिल्कुल सेम, जेंडर में भी और देखने में भी बिल्कुल सेम, वो अलग है। वैसे ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये फिंगरप्रिंट होंगे अगर मैं इसको एनालाइज करूं, लेकिन आपने देखा आजकल क्राइम बढ़िया हो गया, क्राइम करने के बाद लोग उसको साफ वाफ भी कर देते, तो फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। या ग्लव्स, सोचा ग्लव पहन के किसी ने चाकू मार दिया, है ना, शिल्पी बेटा कैसे पकड़ेंगे मुझे? पकड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, है ना? सिल्की आई है क्या? सिल्की, हाँ, तो कैसे पकड़ पाएंगे, राइट? अब चूहे मारती रहती है सिल्की, तो सिल्की को कैसे पकड़ेंगे कि यही थी कल्प्रिट? फिंगरप्रिंट उसने मिटा दिया। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम अगर उसका डीएनए का थोड़ा भी सैंपल निकाल ले, जैसे गलती से जब चूहे को ये मार रही थी तो एक चूहे ने इसके बाल पकड़ लिए, ठीक है, या एक चूहे ने इसकी स्किन पे थोड़ा सा खुरेद लिया, तो चूहे के नाखून के नीचे स्किन का एक सेल रह गया, उस स्किन के सेल से हम डीएनए निकाल के पता लगा लेंगे कि ये सिल्की ही थी जो चूहे मार रही है। समझ आया तुम? फिंगरप्रिंट, एक्चुअल में फिंगरप्रिंट इज नॉट द फिंगर का प्रिंट, इट इज द, जब आप डीएनए को एनालाइज करके किसी को ढूंढ निकालो उसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? ये हाथों वाला बायोमेट्रिक मेथड नहीं है, भगवान के लिए उसकी बात ना करें। अब बेसिक बात हमें पता है, लेट्स रिकॉल, हमें पता है 99.9% जर्म्स मारते हैं कुछ टूथपेस्ट, उसी के अलावा 99.9% डीएनए जो होता है हम सब में सेम है, राइट? तमन्ना में भी सेम है, में भी सेम है, लेकिन हैप्पी बर्थडे हमारा नहीं है, राइट? तो ओनली 0.1% डीएनए जो हम सब में डिफरेंट है, ठीक है, यही हम सब में फर्क है, राइट? नाउ अगर मैं डीएनए को वो बोलूं 2 टाइप में डिवाइड कर दूंगी, एक पार्ट है डीएनए का जो क्या करता है, जीन कोड करता है, कोड करता है, प्रोटीन बनाता है, और दूसरा जो कोड करता है उसको हम क्या बुलाते हैं? नहीं बेटा, जो कोड करता है उसको बुलाते हैं बल्क डीएनए, कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है जी, तो लेट्स से मैं इसको बोल रही हूँ कोडिंग सेगमेंट, जो मेरा रेड वाला है क्योंकि मैंने रेड से लिख दिया है। ठीक है, तो मेरा नॉन कोडिंग वाला क्या कहलाएगा? जंक डीएनए, नॉन कोडिंग सेगमेंट, है ना?
और मैंने कल इन्हीं में ही पढ़ा था कि नॉन कोडिंग सेगमेंट में भी ना कुछ सीक्वेंसेस जो है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है। तो अगर ये ब्लू वाला नॉन कोडिंग सेगमेंट है तो इसमें मैं देख रही हूँ कि ये बार बार रिपीट कर रहा है ATT, थोड़ा टाइम के बाद फिर से ATT, फिर थोड़े टाइम के बाद ATT, फिर थोड़े टाइम के बाद ATT, कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है ना। तो मैंने कहा था रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हमें दिखती रहती है, याद है तुम्हें? Yo-yo मैम। Yo-yo मैम। Yo-yo मैम। हमने कहा था कि जंक डीएनए में जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होगी वो हर किसी की यूनिक होगी। मतलब कि अगर तमन्ना में ये ATT हमें तमन्ना में मिल रहा है, उसके डीएनए में हमें मिल रहा है 20 टाइम्स, तो ये तमन्ना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका हैप्पी बर्थडे है। लेकिन आज हम इसे मर्डर नहीं बनाएंगे, बर्थडे है ना उसका। तो यही ATT सीक्वेंस मिलेगा ह्यूमन में, हम सब ह्यूमन है तो हम सब में मिलेगा, लेकिन मेरे केस में लेट्स से 19 टाइम्स मिल रहा है, सब में अलग अलग होगा, सबका यूनिक होगा, ठीक है। तो यही वो जो 0.1% डिफरेंस है ना, वो यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। अब जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती है ये भी अलग अलग होती है। अगर ये बहुत लंबी सीक्वेंस है तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो या मिनी। सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो। ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है इन्हीं को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए भी दो टाइप का है, माइक्रो एंड मिनी, राइट? Yo-yo थोड़ा थोड़ा मैम। याद आया? चलो, Yo-yo मैम। so what is a satellite DNA? It is a region of DNA that does not code for any protein, right? और ये दो टाइप का है, एक मिनी सैटेलाइट डीएनए और एक माइक्रो, राइट? माइक्रो सबसे छोटा, मिनी उससे थोड़ा बड़ा। क्लियर है ना सबको? Yo-yo मैम। तो देखो जंक डीएनए के अंदर आपको सैटेलाइट डीएनए मिलेगा, ये लोकेशन याद रखना, ओके? चलो, अब जो आपने होमवर्क किया है आप उसके अंदर ऐड कर लेना कि जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें एडेनिन और थाइमिन आपको ज्यादा रिपीट नहीं लेंगे, ठीक है। और जो मिनी सैटेलाइट है, जब हमने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ रहे थे, तो मुझे बताओ हमने किसको स्टडी किया है, माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट्स को? मिनी सैटेलाइट्स। माइक्रो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने सारे नहीं स्टडी करे थे? मिनी सैटेलाइट्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में तो हमने सारे स्टडी नहीं कर लिए थे? Yo-yo मैम। सारे स्टडी करे थे हमने बेटा। वहां पे मिनी सैटेलाइट इसलिए मेंशन होता है, वो उसका नाम बता रहा है कि उसको हम VNTR भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स, ठीक है। तो मिनी सैटेलाइट वो है जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा है, और ये टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज होती है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल मर्डर किया था हमारा, किसने, कौन थी चूहों को मारने वाली? शिल्पी। शिल्पी या सिल्की? सिल्की, सिल्की बुलाएंगे हम। तो सिल्की का जो ब्लड है ना, हमने जब निकाला इसके ब्लड के क्रोमोसोम जब हमने निकाले, तो हमने किस सीक्वेंस को ढूंढा? हमने जाके इसका कोई मिनी सैटेलाइट ही ढूंढा। हमने ढूंढ लिया कि शिल्पी में ना मिनी सैटेलाइट है एक GGC फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब ये कोई भी हो सकता है, लेट्स से GGC सीक्वेंस है, और शिल्पी के ब्लड में हमने, शिल्पी के डीएनए में हमने देखा है कि 100 टाइम्स रिपीट होती है क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने क्या किया है, सिल्की को पकड़ा, भाग रही थी इधर उधर, हम पकड़ लिया, कैसे बाल बिक रहे हैं इसके, मैं नहीं पकड़ लिया हमने इसके, और हमने इससे ब्लड निकाल लिया, ये इसका ब्लड है। इसका जब हमने ब्लड निकाला तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके क्रोमोसोम नंबर 1 पे 100 टाइम GGC सीक्वेंस रिपीट होती है मिनी सैटेलाइट की। अब जो हमारे पास सैंपल मिला था ना हमें मर्डर जगह से, इस सैंपल में हमने स्टडी किया, ढूंढा, प्रोसेस बताऊंगी अभी, पूरा ढूंढा, और वहां पे भी हमें मिला कि ये GGC ना लगभग 700 टाइम्स रिपीट होती है। इस वजह से हमें पता चल गया कि सिल्की ही है जो चूहों को मारती है। तो इसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि डीएनए में मिनी सैटेलाइट हम पता कर लेते हैं किसी इंसान की, और फिर किसी भी सैंपल को कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये ब्लड सैंपल इसी का है या नहीं। समझ आया? थोड़ा डिटेल में करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। चलो नाउ, मुझे ये देख के बता सकता है कोई मिनी सैटेलाइट, कोई इसमें से ढूंढ के बता सकता है कौन सी है? जेनेटिक GGC। हम 3 के पेयर में पढ़ते हैं हमेशा, GGC पहले यही पेयर आएगा, सेकंड G से स्टार्ट नहीं करते, यहाँ भी GGC। चलो, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर की थी? सर एलेक्स, इनका स्पेलिंग ALEC है आई गेस, सर एलिस जेफरी ने डिस्कवर किया था इन 1984, ठीक है। इन्होंने ही डिस्कवर किया था ये मिनी सैटेलाइट को भी,
तो इसको भी लिख सकते हो आप, डिस्कवर्ड मिनी सैटेलाइट्स। ये कॉन्सेप्ट ही इनका है ना, राइट। लेबोरेटरी, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक लेबोरेटरी की टेक्निक है जो यूज होती है किसी के जेनेटिक मेकअप, किसी पर्टिकुलर इंसान के जेनेटिक मेकअप को स्टडी करने के लिए। क्लियर? यो मैम। सबसे ज्यादा ये फोरेंसिक में यूज करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे चलती है, मतलब इस प्रोसेस में हम एग्जैक्टली करते क्या है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हम रेपिटेटिव डीएनए की सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे पता लगाते हैं कि किसी इंसान का डीएनए कैसा है। तो अगर मैं बोलूँ ना कि डीएनए का भी अपना फिंगरप्रिंट है, तो इसका मतलब है कि जो भी सीक्वेंस उसमें रेपिटेटिवली रिपीट होती है ना, वही उसका फिंगरप्रिंट है। ये बात समझ आई? यो मैम। अब उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट डीएनए एज ए प्रोब यूज किया। ये मैं प्रोसेस समझाऊंगी ना, अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे तब समझ में आएगा, राइट। बस इतना समझ लो, व्हाट इज अ प्रोब। प्रोब किसको कहते हैं? प्रोब का मतलब है कि मान लो मेरे पास ये शिल्पी का ब्लड क्रोमोसोम है, ठीक है। लेट्स से इसका क्रोमोसोम नंबर 1 है। 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले मुंह पे यही आता है। तो क्रोमोसोम नंबर पे सीक्वेंस है ATGCAC, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 है डीएनए का, तो फिर थाइमिन लिखूं या यूरेसिल? थाइमिन, क्योंकि मैं क्रोमोसोम नंबर 1 किसका बोल रही हूँ, डीएनए का ना, तो डीएनए में थाइमिन है। तो अगर ये इसका डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, तो ये है डीएनए फ्रेगमेंट। तो प्रोब क्या होगा, प्रोब इज समथिंग जो मैं लेबोरेटरी में बनाऊंगी, लेकिन इसी के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाऊंगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वुड बी TAG जी, राइट। तो ये जो मैंने सीक्वेंस बनाई है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द मेन डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड प्रोब। समझ आया? यो मैम। दैट्स इट। चलो अब पढ़ते हैं। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। वी फाइंड अ बॉडी। हमें एक बॉडी मिली है। किसकी मिली है बॉडी? चूहे। चूहे की थोड़ी मिली है। ये क्या लिखा है? नोरुतो। नोरुतो नहीं देखा आप लोगों ने? नो मैम। एनिमे नहीं देखते? नो मैम। चलो अच्छी बात है, अब वैसे भी मर गया इस केस में। सो हम पहुंचे एक जगह पे और वहां पे हमें डेड बॉडी मिली। किसकी? नोरुतो की। और वहां पे 4 पीपल थे उस कमरे में। कौन कौन? टॉम एंड जेरी। ठीक है, मिनी। तो तैयार हो तुम क्राइम सीन देखने के लिए? यो मैम। अपने gloves पहन लिए सबने? मैम। अपने लैब कोट पहन लिए सबने? यो मैम। चश्मा वश्मा लगा लिया भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्राइम सीन। नोरुतो आपको दिख रहा है? यो मैम। ये है। ये रहा हमारे मिनी, ये रहा हमारा मिकी, ये रहा हमारा जेरी और ये रहा हमारा टॉम। और आपको आसपास क्या फैला हुआ दिख रहा है? सबसे पहले हम ये देखते हैं आसपास क्या है। क्या दिख रहा है आसपास? ब्लड सैंपल्स। अब हमें ये नहीं पता ये ब्लड सैंपल नोरुतो के है या फिर किसके हो सकते हैं? जिसने मर्डर किया। हाँ, तो हम इस ब्लड सैंपल को बोलेंगे कि ये सस्पेक्ट है ना? यही तो सस्पेक्ट है हमारा, ठीक है। तो अब अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ब्लड सैंपल है ये किसका है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो मैं क्या करूंगी, हाँ, एक टेस्ट ट्यूब में तो मैंने ये वाला सैंपल डाल लिया सारा, ठीक है, सस्पेक्ट का। उसके अलावा अगर मुझे कंपेयर करना है ना ये किसका है, तो मैं सबका ब्लड सैंपल लूंगी। तो मैं टॉम का भी लूंगी ब्लड सैंपल, जेरी का भी लूंगी, मिनी का भी लूंगी, और माइक, और किसका लूंगी? मिकी का भी लूंगी। मैं नोरुतो का लूंगी नो मैम। बेटा, नोरुतो का भी लूंगी। मुझे तो पता है कि बाई चांस नोरुतो का ही ब्लड हुआ ये और क्रिमिनल ने अपना ब्लड छोड़ा है ना। तो हमने सबका ब्लड सैंपल ले लिया और हमने उसको एक सीआईडी देखा ना सबने, ने ब्लड सैंपल भर लिए, राइट। अब हम लोग बैठ के सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे होंगे? ये ब्लड सैंपल किसका है ना। तो जैसे हम सोच रहे थे वैसे सीआईडी वाले क्या होते अगर वो होते तो कुछ तो गड़बड़ है। देखा सबने? दया। और दया क्या बोलता है? सर दरवाजा तोड़ दूं। तो क्या नाम था इनका? प्रद्युमन। ACP प्रद्युमन। पर यार मेरे सिर पे तो बाल है।
ओल्ड एसीपी प्रदुमन का रोल मैं प्ले कर देती हूँ। और दया कौन बनेगा? अरे कहाँ गई हमारी हैप्पी बर्थडे वाली? तमन्ना। तमन्ना बनेगी हमारी प्रदुमन, ठीक है? एसीपी प्रदुमन है आज हमारी लीड इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है? और कौन बनेगा जो दरवाजा तोड़ेगा? प्रीति तोड़ेगी दरवाजा, ओके? बाकी हम सब ये देख रहे हैं। चलो, तो हम बायोलॉजी टीम पहुंच गए वहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और हम कहेंगे फोरेंसिक टीम, ठीक है? तो फोरेंसिक साइंस वो साइंस होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है ऐसे क्राइम सीन को, और क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर आपको सैंपल से कुछ निकालना है ना डिटेल, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे ज्यादा यूज होती है, राइट? तो हम लोग चले गए। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम क्राइम सीन ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करके हमने क्या क्या कलेक्ट कर लिया? कितने ब्लड सैंपल इकट्ठे करे? Yes. ठीक है, रख दिया हमने ये सारे 5 टाइप के ब्लड सैंपल। सो आइसोलेट, ओके। तो हमने ये सारे के सारे ब्लड सैंपल रख दिए, ठीक है? मिकी, मिनी, टॉम, जेरी, जो सस्पेक्ट वहां से हमें जहाँ से मिला, क्राइम सीन से मिला था ना ये, और अपने न्यूरोटो का भी ब्लड ले लिया हमने, ठीक है? क्योंकि हमें भी तो देखना है कि उसी का ना निकले, राइट? सो आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द ब्लड सैंपल। अब सबसे पहले प्रदुमन साहब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये ब्लड है ना, ब्लड में तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ है ना, तो मुझे क्या करना है कि सेल के अंदर से मुझे डीएनए निकालना है, राइट? तो क्या करूंगी मैं? इसे कुछ एंजाइम से ट्रीट करूंगी। वैसे तो बायोटेक में करेंगे हम इसे अच्छे से, लेकिन अभी के लिए समझो कि अगर एक सेल है तो एक सेल के पास क्या क्या होगा? अगर ये मेरा सेल है तो सेल के पास क्या होगा? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, और और न्यूक्लियस भी होगा। कुट खाएगी कुट, न्यूक्लियस तो अंदर होगा, सेल पहले बाहर से तो तोड़। और क्या होगा? सेल वॉल किससे बनी है? सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। और मुझे ये पूरा का पूरा इसका न्यूक्लियस भी तोड़ना है। न्यूक्लियस तोड़ना है तो मुझे उसके लिए भी एंजाइम डालने पड़ेंगे, न्यूक्लियसिस, राइट? तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लियसिस को तोड़ने के लिए मैं क्या डाल दूंगी? एंजाइम। न्यूक्लियसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे करके एंजाइम्स के नाम आपने सुने, माइलेसिस होता है बेसिकली। डिफरेंट एंजाइम डालेंगे, वो एंजाइम क्या करेंगे? टू ब्रेक सेल। और जब सेल ब्रेक होगा तभी तो सैंपल में क्या निकलेगा? हाँ, तो सभी ब्लड के साथ, सबके ब्लड के साथ हमें ये करना पड़ेगा ना, डीएनए के फ्रेगमेंट निकालने पड़ेंगे, राइट? तो सबके साथ फर्स्ट स्टेप होगा। क्लियर ये बात? ठीक है। अब हमने क्या करना है? नरोटो का, हम नरोटो के ब्लड के साथ भी करेंगे। तो जब नरोटो का ब्लड मैंने निकाला था ना, उसके सारे सैंपल निकाले थे, पहले नरोटो के ब्लड के साथ काम करेंगे। तो जितने भी नरोटो के ब्लड के सैंपल थे ना, उसको स्टडी करके हमें पता चल गया इसकी मिनी सैटेलाइट्स कौन सी है, ठीक है? अब जैसे ही उसकी मिनी सैटेलाइट पता चल गई ना, मिनी सैटेलाइट की सीक्वेंस, हमने क्या करा? उसी के ऑपोजिट, चलो यहाँ से बताती हूँ। So when the VNTR in its particular chromosome, we will let's say study the VNTR chromosome. Okay. तो न्यूरोटो के तो बहुत सारे क्रोमोसोम है, तो इन्होंने कहा लेट्स क्रोमोसोम नंबर 5 ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है? तो क्रोमोसोम नंबर 5 पे मैंने VNTR ढूंढे। VNTR मींस अगर मैं बोलूँ ना VNTR का एक एग्जांपल बताओ, तो तुम बोल सकते हो कि मिनी सैटेलाइट की बात हो रही है, ठीक है? मिनी सैटेलाइट इज नथिंग बट द VNTR, राइट? तो हमने VNTR उसका ढूंढ लिया क्रोमोसोम नंबर 5 पे, राइट? और हमने क्या किया? उस जो भी वो सैंपल की सीक्वेंस थी उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना के रख लिए। ओके, बना लिए प्रोब। तो अब मेरे पास नरोटो का प्रोब पड़ा है, ठीक है? बना के रखा हो मैंने, ऑलराइट। चलो आगे चलें। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं कह सकती हूँ ना कि सबके डीएनए सैंपल अब आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो अपने पास सबके डीएनए खुल गए हैं, और हमने तो प्रोब भी बना के रख लिए। चलो, तो सबके डीएनए सैंपल खुल गए, तो ये है हमारा डीएनए सैंपल। अब अगर डीएनए सैंपल खुल गए हैं, ठीक है, तो कुछ ढंग से कटे, कुछ नहीं कटे, अब हम क्या करेंगे? अभी हाँ जी बोलो विशाल। मैम कुछ नहीं, नथिंग। अब हम इसकी कटिंग करा देंगे। तो हम क्या करेंगे? डाइजेशन ऑफ द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। जब हम
डीएनए का सैंपल निकालते हैं ना, अभी आपने वो करी नहीं है ना, क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, हम उसमें देखते हैं कि डीएनए का सैंपल काफी अटैच होते हैं, किसी किसी पॉइंट पे टूट भी जाता है लेकिन मोस्टली अटैच होता है। तो अगर मैं बनाऊं ना डीएनए का सैंपल, ऐसे दिखता नहीं है पर मैं तुम्हें ऐसे बना के दिखाती हूँ, तो तुमको ऐसे डीएनए के सैंपल मिले हैं, ओके, सबके बहुत सारे होंगे, मैं तुम्हें एक ही दिखा रही हूँ, ओके। अब मुझे ये सारे सैंपल को तोड़ना है, मुझे सारे सैंपल को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हम क्या किससे कटवाते थे डीएनए को? सीजर। हाँ, तो मन्ना के ऑर्डर पे हमने उसे काट दिया, तो अब हमारे पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ गए होंगे हर सैंपल के, सही बात है। तो अब हमारे पास छोटे छोटे सैंपल आ गए, सबको दिख रहे हैं डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स? तो अब हम लोग सस्पेक्ट के पास गए और सस्पेक्ट का क्रोमोसोम नंबर 5, हमने सस्पेक्ट के ब्लड के सारे क्रोमोसोम निकाल लिए, और एक्चुअल में ना रियलिटी में सारे क्रोमोसोम स्टडी होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ ना कि मिनी सैटेलाइट है, जैसे मिनी सैटेलाइट है AAG लिए हैं, ठीक है, तो ये मिनी सैटेलाइट ना क्रोमोसोम नंबर 1 पे भी होगी, क्रोमोसोम नंबर 23 पे भी होगी, बस नंबर वेरी करेगा। तो इतना सारा हम एक एग्जांपल में तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो लेट्स से कि जो सस्पेक्ट का ब्लड था ना, उसमें हमने क्रोमोसोम नंबर 5 को पकड़ा, और वहां पे हमने जो रेपिटेटिव सीक्वेंस निकाली है ना, वो है AAG, जो 11 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। सबको माइंड में क्लियर है ना कि जब सस्पेक्ट के ब्लड में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें पता है सस्पेक्ट के ब्लड में क्रोमोसोम नंबर पे 5 पर क्या है, क्या पड़ा है? ठीक है, तो सस्पेक्ट के ब्लड का हमारे पास आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सारे सैंपल मिक्स है, इन सबको हमें अलग अलग करना है ना। तो अलग अलग करने का तरीका क्या होता है, जब भी मुझे सैंपल को साइज के बेस पे अलग करना था, तो क्या करा था मैंने कल, प्रोसेस नेम इज जेल था उस नाम में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो हमें, हाँ, तो एग्रोस, देखो अगार नहीं लिखा यहाँ पे एग्रोस लिखा है, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक 2022 का है जो गलत हो गया था। एग्रोस जेल लेते हैं हम, अगार जेल नहीं लगता, आपने 2 नाम सुने होंगे। तो जो एग्रोस जेल है उसको यूज किया जाता है, रेड एल्गा से निकलती है, ठीक है। तो एग्रोस जेल यूज करते हैं हम, देखो कैसा होता है, आपको ये ट्रे दिख रही है? तो हम पहले एक बीकर में ऐसे एग्रोस जेल का मिक्सचर बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसको फिर इस ट्रे में डाल देते हैं, आपको दिख रहा है ना ट्रे में जाता हुआ चारों तरफ, ठीक है। तो पहले मैंने सॉल्यूशन बनाया, अभी मैंने इसमें सैंपल नहीं डाला। अब इस तरीके से ये ऐसे ट्रे दिखाई देते हैं, तो ये पूरी ट्रे में सारी तरफ लिक्विड चला गया। अब मैं इसको ना जमने के लिए छोड़ देती हूँ, जली है ना, ये जेल बन जाएगी थोड़ी देर में। जब तुम छोड़ दोगे बनने के लिए ना, तो देखो ये जेल की स्लैब बन गई ना, ये जेल स्लैब है। ये मैं तुमको बायोटेक में ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी, अभी के लिए जितना जरूरी है वो है। अब ये इसकी कॉम्ब होती है, कंघी, इस कॉम्ब को बाहर निकालोगे ना, तो इन जगहों पे छेद हो जाते हैं, यहाँ पर जेल नहीं होती, बाकी सारी जगह जेल होती है। अब इन जो ये जो छोटे छोटे होल्स है ना, इन्हीं होल्स में हम अपने सारे सैंपल डालेंगे। तो कौन कौन से सैंपल है हमारे पास? पहला का, दूसरा मिक्की का, फिर नोरोटो, लास्ट में सस्पेक्ट का एक तरफ डालते हैं ना। और सस्पेक्ट का डीएनए भी टूटा हुआ है ना, तो हमें पता है उसका जो मिनी सैटेलाइट्स है वो यहाँ पर हमें बिखरी हुई दिख जाएगी, है ना। अब हमने यहाँ पे सारा का सारा डीएनए डाल दिया, ठीक है। अभी डीएनए कुछ नहीं करेगा, अब डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है कटा मट्ठा। फिर क्या होता है कि देखो, हम दोनों तरफ पे ना तारे लगा देते हैं। एक तरफ कैथोड होती है, जिसके पास कौन सा चार्ज होता है? ओके, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा अलग पढ़ते हो ना, यहाँ याद रखना कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव है, ठीक है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नहीं बेटा, डीएनए पे नेगेटिव होता है, ठीक है। सबके डीएनए सैंपल यहाँ है। अब देखो, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स करूंगी ना इस मीडियम से, सारे डीएनए के सैंपल मूव करने लग जाएंगे पॉजिटिव साइड, राइट। जो बेटा छोटे छोटे फ्रेगमेंट है मिनी सैटेलाइट की, जो छोटा है वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, वो मुझको यहाँ मिलेंगे, और जो बड़ा है वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, वो फ्रेगमेंट मुझे यहाँ मिलेंगे। तो ऐसे सारे डीएनए के फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको ध्यान से देखना, अब तुम्हें मुझे बताना है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना?
एक बार समझा रही हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि जो हमारा सस्पेक्ट है वो ये रहा। तो सस्पेक्ट के फ्रेगमेंट देखो यहाँ पर है बड़े बड़े, उसके बाद ये छोटा, फिर ये फ्रेगमेंट आया, फिर 3 छोटे यहाँ पर अरेंज हो गए। दिख गया आपको? ये इसके क्रोमोसोम नंबर 5 के सारे फ्रेगमेंट्स हैं। क्लियर सबको? यो मैम। ठीक है। अगर जो हमारा सस्पेक्ट का जो भी ब्लड हमें वहां से मिला, अगर वो नरोटो से मिल गया तो मतलब खून नरोटो का है। अगर यही लाइनें मुझे और किसी से मिल गई मतलब कि वो मर्डरर है ना? छोटे छोटे मिनी सैटेलाइट के फ्रेगमेंट है, लेकिन ना ये जेल के ऊपर ना ऐसे दिखते नहीं है, तो मुझे इसे थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब जेल के ऊपर से ये सारे डीएनए के फ्रेगमेंट मुझे ना किसी और शीट पर लेकर जाने हैं। तो हम क्या करते हैं, आपने कभी सुना नायलन, नायलन का कपड़ा सुना होगा आपने? नाइट्रोसेलुलोज शीट होती है। तो देखो ये जो जेल की स्लैब थी ना वो मैंने निकाल रही, दिख रही है सबको जेल की स्लैब? इसको निकाल ली और इसको किस शीट के ऊपर रखा? नायलॉन की शीट के ऊपर। ठीक है? इस और जैसे ही मैंने शीट के ऊपर रखा ना, तो ये जितने सैंपल थे ना डीएनए के फ्रेगमेंट के, वो सारे के सारे इस पे चले गए, जेल पे शीट के ऊपर। ठीक है, शीट के ऊपर चले गए, राइट? और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? सदन ब्लॉटिंग। क्लियर? तो सदन ब्लॉटिंग क्या है कि मेरे पास जेल था, जेल की जो पूरी जेल की लेयर अपने हाथ में इमेजिन करो, तुमने कॉपी रखी है, उसको जेल समझो। अब उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दो नायलिन का। ठीक है, तो सारे के सारा नायलिन के कपड़े के ऊपर जो भी जेल के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो आ गए। तो कपड़े के ऊपर सारे फ्रेगमेंट्स आ गए, इस प्रोसेस को हम सदन ब्लॉटिंग कहते हैं। क्लियर? मुझे अभी भी नहीं दिख रहे, मुझे अभी भी नहीं दिख रहे ना। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्रोमोसोम नंबर 5, मुझे देखो, मुझे सारे फ्रेगमेंट देखने भी नहीं है, मुझे क्या देखने हैं, मुझे सिर्फ ये सीक्वेंस देखनी है एएजी। जहां जहां एएजी सीक्वेंस है वो चमकने लग जाए। तो एएजी सीक्वेंस कैसे समझे चमकेगी? तो मैं क्या करूंगी, इफ यू रिमेम्बर, जो मेरा सस्पेक्ट था, मैंने सस्पेक्ट के ब्लड के साथ क्या किया था कि उसका जो क्रोमोसोम नंबर 5 था उसमें जो एएजी की सीक्वेंस थी, मैंने उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना लिए थे ना। तो मैंने प्रोब बना रखे हैं और इन प्रोब को मैंने क्या कर दिया, रेडियो लेबल, रेडियो एक्टिव मटेरियल इसके साथ लगा लिया। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का क्या है कि जहां भी जाके लगेगा वहां पे चमकने लग जाएगा। ऐसे होता है ना? ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब मैं जो नाइट्रोसेलुलोज का जो ये मेरे पास शीट है, इसके ऊपर मैंने अपने प्रोब लगा दिए। तो मुझे बताओ, अगर ये मेरे पास सैंपल था, मैंने शीट पे लगा दिया, इमेजिन करो ये शीट है, ठीक है, और नोरोटो के ए जी जहां जहां पर भी है उसके साथ जाके इसने चिपक जाना है ना? और भी तो सीक्वेंसेस होगी ना। तो एएजी के साथ जाके हमारा रेडियो लेबल वाला चिपक जाएगा शीट के ऊपर। और किसी के जाके चिपकेगा? नो मैम। किसके और जाके चिपकेगा? ये जो सस्पेक्ट का ब्लड के जो प्रोब है, प्रोब यहाँ पे आके लग गया, और किसी के सैंपल पे जाके लगने के चांसेस हैं? बेटा जिसने मर्डर किया उसके ब्लड पे भी तो जाके लगेगा ना, उसके ब्लड के सैंपल पे भी तो जाके लगेगा। उसके ब्लड के सैंपल पे जाके ये लग गया। जब उसके ब्लड के सैंपल पे जाके लग गया ना, तब हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब होता है कि आप उस शीट के ऊपर एक्सरे डाल दो। जब हम सब ने उसके ऊपर एक्सरे डाली ना, तो आपस में बैंड्स दिखाई देने लगेंगे। देखो अलग अलग कलर के दिखते हैं, यहाँ पे तो खैर ब्लैक ही दिख रहे हैं, राइट? शीट पे दिख रहे हैं आपको? शीट दिख रही है? इमेजिन इमेजिन करो, अगर ये मेरा लेट्स से ये मेरा सस्पेक्ट है, ये सस्पेक्ट है, वही ब्लड है जो मुझे वहां से मिला था। तो ये सस्पेक्ट के फ्रेगमेंट्स है, क्या ये लाइंस किसी और से मैच कर रही है? किसी और की लाइंस फ्रेगमेंट की ऐसी ही आ रही है, सेम सेम? कहाँ पर? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी एंड ई। कहाँ पर आ रही है? आपको बहुत सारे फ्रेगमेंट देखने हैं, एक आध तो सबका मैच हो रहा है, उससे ज्यादा देखने हैं जिसमें सबसे ज्यादा हो। मैम बी पे सी बी देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। यहाँ पर इस सैंपल में तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ए के साथ ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, बी के साथ सी मैच हो रहा है, डी के साथ तो सारे ही मैच हो रहे हैं, ई के साथ कुछ भी मैच नहीं हो रहा,
इसके साथ भी कुछ मैच नहीं हो रहा, इसके साथ भी कुछ मैच नहीं हो रहा। तो सबसे ज्यादा मैचिंग किसके साथ मिली मुझे? मैम सी के साथ। सी के साथ, यानी कि सस्पेक्ट का ब्लड मुझे सी के साथ यहाँ मैच होता दिख रहा है। समझ आया कैसे करना है? No, ma'am. ठीक है, अब इसको हम एक्चुअल हमारे सॉल्यूशन पे करते हैं। तो ये आपके पास सैंपल है, ये नरूटो का सस्पेक्ट का ब्लड है, ये इसके ऊपर प्रोब लगा दिया मैंने सारी जगह। अब मेरे को ढूंढ के ये बता दो कि कहाँ पर है, कौन है हमारा मर्डरर। आराम से देख के बताओ और चैट में बताओ, हु इज आवर मर्डरर। मिनी। चैट में बताना है, ध्यान से देखना जूम करके। जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा फ्रेगमेंट मैच करे, एक का तो सबसे हो जाएगा। सबने किया? यो मैम। मैं तुमको फिर भी 30 सेकंड दे रही हूँ, सब करो, सब एंजॉय करो। जब पूरा केस सॉल्व होने वाला है, अब पता चलने वाला है वो कौन था जिसने नोरुतो को मार दिया। चलो, एसीबी प्रदुबन कहाँ गए? यस मैम। एसीपी साहब कौन लगता है आपको, कौन है? मैम मेरे आईडी से मिनी है। और हमारे क्या नाम है, दया को क्या लगता है? मैम मिनी। दया दरवाजा तोड़ दिया। यो मैम। मिनी चेक कर लेते हैं। सस्पेक्ट यहाँ पे तो किसी से कमाई नहीं हो रहा, ये तो टॉम से हो गया। यहाँ पर मिनी से हुआ, यहाँ पर मिनी से हुआ, यहाँ पर मिनी से हुआ, यहाँ से मिनी से। दैट मींस मर्डर कौन थी? मिनी। समझ आया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है? मिनी। यो मैम। यो मैम। तो याद रखना है आपको, सैटेलाइट डीएनए में भी कौन सा डीएनए यूज हुआ है, माइक्रो या मिनी? मैम ठीक है, तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब ये स्टेप एनसीईआरटी में लिखे हैं, देखो अब समझ आया या नहीं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा हमने, यो मैम। फिर हमने सारे डीएनए को तुड़वाया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से, सही बात है। यो मैम। फिर हमने डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करा थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सही बात है। मैम सही बात है। फ्रेगमेंट्स को नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर हमने ट्रांसफर कर दिया, इस प्रोसेस को हम सदन ब्लॉटिंग कहते हैं। लिख लो सदन ब्लॉटिंग, और ये सही है। अब हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल वीएनटीआर, अब जो भी हमारा सस्पेक्ट था उसके जो फ्रेगमेंट्स थे उनको हमने, मतलब जितना भी हमारे पास सैंपल था उसके ऊपर हमने प्रोब लगा दिए, प्रोब लगाया ना हम लोगों ने। और जब प्रोब जाके सैंपल के साथ अटैच हो गए, इस प्रोसेस को हमने हाइब्रिडाइजेशन कह दिया, राइट। ये भी करा हमने। उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक्सरे के अंदर रखा और ऑब्जर्व कर लिया ऑटो रेडियोग्राफी। जब हमने ऐसे किया तो हमें मिल गया ना कौन है कल्प्रिट। यो मैम। सेम टेक्निक आप पेरेंट आइडेंटिफिकेशन में भी कर सकते हो, ठीक है। बच्चा है और ये पता नहीं चल रहा है कि पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट कौन है, तो उसके लिए भी हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप ये देखोगे आपके एनसीईआरटी में कौन सा पेज नंबर है? मैम 123। 123, ठीक है। तो देखो यो मैम। डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन से डीएनए मिला है आपको, कौन सा? सी। तो ये हमारे को मिला है, ये हमारा सस्पेक्ट है जहाँ से हमें डीएनए मिला है। इसका हमने क्रोमोसोम खोल के रख लिया, इसका क्रोमोसोम नंबर 11 का सैंपल ये रखा है, क्रोमोसोम नंबर 7 का सैंपल ये रखा है, और 2 का कुछ सैंपल उनको खास मिला नहीं, राइट। समझ आई ये बात? अब उन्होंने ये डीएनए लिया है हमने एक इंडिविजुअल से और एक डीएनए ले लिया हमने बी इंडिविजुअल से, जिन पे हमें शक था। अब हमने इनको भी सारा वही प्रोसेस किया जो पीछे किया। अब तुमको फ्रेगमेंट्स मिल गए, अब तुम जोड़ लो। ये 1 मिल रहा है इसके साथ, ये 2 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है। तो ये किससे ज्यादा क्लोज है? बी। जो सेगमेंट है ये बी से ज्यादा क्लोज है। देखो, या तो ये बी का ही ब्लड हो सकता है, या ये हो सकता है ये बी का, ये जो सी वाला है इट्स अ सन और अ डॉटर ऑफ बी। तो बी क्या हो सकता है? क्योंकि हमारा काफी हद तक मिलता है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी यूज हो सकता है, पैटर्नल टेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है। पता है मैटरनल टेस्ट के लिए हम लोग इसको जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि मैटरनल टेस्ट के लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करते हैं। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हमें सिर्फ माँ से मिलता है ना, माँ ही होती है जिसका एग होता है।
जाइगोट के अंदर। तो मदर से हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, इसलिए तुम्हारी बॉडी में जितने माइटोकॉन्ड्रिया है वो मम्मी से आए हैं। तो अगर ये जानना है ना माँ कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया टेस्ट हो जाता है। ठीक है, Yo, ma'am. चलो आई होप क्लियर हो। Yo, ma'am. चलो आ जाओ फिर। तमन्ना क्वेश्चन करा ले या नहीं? हम करा लेते हैं। करा लेते हैं। ठीक है, तमन्ना ने बोल दिया क्वेश्चन करा देंगे। फिर कौन से नंबर से कराया बताओ? हैप्पी बर्थडे तुम्हारा था, कहाँ तक कर लिए थे? मैम आज 5 है तो बर्थडे भी आज है तो 5 से स्टार्ट करो। 5 तो कर लिया था कल हमने। सेवन 6 भी कर लिया था। 7 भी कर लिया था। 7th भी कर लिया था। 8 ये नहीं करा है। 7 से ये नहीं किया था। चलो नहीं आंसर किया बताओ इसका। तमन्ना सिलेक्ट करेगी कि आंसर कौन करेगा क्लास में। ठीक है, आंसर चैट में भेजो सारे। ठीक है तमन्ना। यो मैम। अब सब सोच रहे हैं यार तमन्ना से दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। भाई और किसी का बर्थडे हो तो बता देना, ठीक है? ऐसे मुझे याद नहीं रहता, पहले मत बताना, मुझे याद नहीं रहता, उसी दिन बताना। Yo, मैम. ठीक है, चलो तमन्ना बेटे किससे पूछे हम, बताइए। मैम दीक्षा से। दीक्षा, Yo, मैम. तमन्ना के समोसा खाएगी क्या? बदला ले रही है। कौन सा आंसर लग रहा है? C. सी फॉर कैट। अच्छा देख लेते हैं, देखते हैं पहले। अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ऐसा मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, मस्ट फुलफिल, उसको ये उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सेप्ट एक कोई क्वालिटी है जो उसमें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब होनी चाहिए। तो अगर एक जेनेटिक मटेरियल है, उसमें क्या क्या क्वालिटी है हमें ये नहीं ढूंढना, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। बेटा माइक बंद कर ले। सो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो मेंडल के जो लॉज है वो उस पर एप्लीकेबल होने चाहिए जो जेनेटिक मटेरियल पे होते हैं। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, मुझे गलत ढूंढनी है। इट शुड बी एबल टू जनरेट रेप्लिका, अपने आप डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए रेप्लिकेशन होनी चाहिए ना, तो ये भी फीचर होना चाहिए, ये तो सही है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, जेनेटिक मटेरियल को तो स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल होना चाहिए ना, तो ये तो अनस्टेबल लिखा है, ये गलत स्टेटमेंट है। Yo, मैम. इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, जेनेटिक मटेरियल को इवोल्यूशन के लिए अलाउ करना चाहिए, उसमें थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन होनी चाहिए। तो नॉन कोडिंग रीजन में तो म्यूटेशन होती है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट वुड बी सी। सी। वेरी गुड बच की दीक्षा। अब देखो इस क्वेश्चन से तुम्हें ये पता चल गया कि ए बी और डी फीचर्स है जो जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए, तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट? यो मैम। ये वाला करो, ये वाला करो। गुड तान्या, बेटा ये तो आना चाहिए, ये तो सीरियसली देखते आ जाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे गर्ल किससे पूछे? मैम प्रीति से। प्रीति, Yes, मैम. थप्पड़ मारा था इसे क्या कभी? No, मैम. बता बेटा आंसर, ये तो बदला ले रही है। C option. जी फॉर कैट, फिर से जी फॉर कैट, लगता है कैट फाइट होनी है इस क्लास में। सही है। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था बेटा, और किसी के साथ हमने ये वर्ड पढ़ा ही नहीं है। आंसर इज सी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, राइट? यो शाबाश, आंसर सही लिखा सबने। चलो ये वाला पढ़ो। ये कर चुके हो तुम क्लास में, ये क्विकली करना चाहिए। दीक्षा मुक्का खाएगी। तमन्ना किसे पूछे? मैम नीता से। चलो तमन्ना की तमन्ना है कि नीता से पूछा जाए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, बेटा इसमें जो कौन सी चीज है जो आरएनए पे एप्लीकेबल नहीं होती नीता? व्हाट विल बी द आंसर? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सब पढ़ के आए हैं, तमन्ना की तमन्ना पूरी नहीं हो रही। देखो
डीएनए आरएनए में हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक साइकिल वाले नाइट्रोजनस बेस तो होते हैं AUGC, राइट। तो ये तो होता है। चारकफ रूल इज द रूल जो आरएनए फॉलो नहीं करते, स्पेसिफिकली डीएनए के लिए दिया गया था, तो ये नहीं फॉलो होता। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है भाई, एडेनिन के साथ यूरेसिल लगता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन लगता है। 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट होता है, बिल्कुल होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। कार्बन नंबर 5 पे आपको फॉस्फेट मिलेगा, इसलिए हम इसे 5 प्राइम एंड बोलते हैं, और कार्बन नंबर 3 की तरफ आपको OH मिलता है, तो जो लास्ट चेन का लास्ट पार्ट होगा वो यहाँ पे खाली पड़ा होगा, तो इसे 3 प्राइम एंड बोलते हैं। तो ये बात भी सही है, इसकी हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, यो मैम। ये वाला ट्राई करो, करो करो, अभी करने हैं हमने क्वेश्चन। तुमने इतना पढ़ रखा है कि तुम इसको आंसर कर पाओ, बेशक तुम्हें वाकई ना पता। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्रैंकलिन, आपने करेक्ट ढूंढना है। और तमन्ना बेटा, क्या तमन्ना है तुम्हारी? मैम प्रिया से पूछा जाए। प्रिया से पूछने नहीं गया? नो मैम। ओके, प्रिया, ओ यो प्रिया, मैम। ओ प्रिया, गाना सुना है? ओ प्रिया, ओ यो प्रिया, मैम। यो मैम। बता बेटा आंसर क्या दिया? मैम ये होगा। ए फॉर एप्पल। यो मैम। फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन द टर्म लिंकेज, इन्होंने दी थी। लिंकेज, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट पढ़ा किसने था? एक्सपेरिमेंटल वाले नहीं थे वो भाई साहब? यो मैम। ओ, प्रिया ने गलत आंसर दे दिया। प्रिया नॉट सो प्रिया। पुनीत स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। भाई साहब ब्रिटिश थे? नो देखो, मैम। नहीं थे, क्या थे फिर? ये ना, अगर देखा जाए तो सच है, मतलब व्हाई दे आस्क्ड अस, हमें क्या करना है, वो ब्रिटिश थे, अमेरिकन थे, साइंटिस्ट थे, ये बड़ी बात है, लेकिन ये आया है, तो ये सही स्टेटमेंट है, विच इज सो सैड ना। तो यानी ये आपको ये बताते हैं कि एनसीईआरटी कुछ भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। राइसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, किस में पार्ट लेता है ये? प्रिया, प्रिया बताएगी। ये मैम ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में देखता है नालायक, सॉरी गाने मैम। सुनती रहती है। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस ऑल्ट्समैन, नहीं, इन्होंने नहीं की थी, किन्होंने की थी? फुसुर फुसुर क्या कर रही है, दूर से बोल। ये किसी बच्चे को नहीं आता होता। जोशुआ, मुझे जोशुआ नाम याद है क्योंकि मैं एक सीरीज देखती हूँ, तो उसमें एक किसी का नाम जोशुआ होता है, सो आई रिमेम्बर फ्रॉम देयर। जो मुझे जेंडर भूल जाते हैं, जोशुआ याद है, ठीक है। तो नॉटर जेंडर एंड जोशुआ लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया था ट्रांसडक्शन, ठीक है जी। यो मैम। ये वाली सीक्वेंस आप कर चुके हो क्वेश्चन, ये भी आप कर चुके हो, एक सेकेंड, ये भी कर चुके हैं। ये बताओ, है अच्छा तू बताएगी है, तमन्ना देख लो, इसे निकालो क्लास से, इसी से पूछेंगे अगला क्वेश्चन। चलो बताओ। ये उसको आता होगा जिसने राइबोसोम वाला होमवर्क किया होगा। तमन्ना किसे पकड़े? मैम प्रीति को। प्रीति तो बोल दिया तूने। मैम जगदीश को। अनीता। अनीता को भी बोल दिया, और लोगों से दुश्मनी है तेरी है? मैम सी। सी कौन है? अनीता। सुनीता? मैम अनीता। अनीता। जगदीश का नाम है अनीता। अनीता, अनीता जी कौन सा आंसर लग रहा है? मैम सी। जिसने राइबोसोम का क्वेश्चन किया था, होमवर्क किया था, उसको आता होगा, यस। Which of the following RNA act as a structural RNA as well as ribosome? Ribosome मतलब एंजाइमेटिक काम कर रहा है,
और दूसरा स्ट्रक्चर भी दे रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी मदद कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चरल भी है और राइबोस और एंजाइम की तरह भी काम करता है, वो हमें पता है ना कि जो आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं, वो बड़े बड़े आते हैं और वो क्या करते हैं, बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट आता है और एमआरएनए की ट्रांसलेशन करता है, राइट, ये हमें पता है। जो बड़ा यूनिट होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है ना, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता था, याद है तुमको, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के बीच में। Yes, ma'am. बड़ी सब यूनिट का पार्ट है वो होगा राइबोसोम वाला, है ना। तो बड़ी सब यूनिट का पार्ट होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, दैट इज 23S, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम की मैं बात करूँ तो ये उसकी बिगर सब यूनिट है ना, और वो उसकी स्मॉलर वाली है। तो स्मॉलर सब यूनिट बनी होती है 60S आरएनए से और बिगर बनी होती है 5S आरएनए से और 23S आरएनए से। सो आंसर वुड बी, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रहा है वो बिगर वाले यूनिट से कर रहा होगा, और बिगर वाले यूनिट में भी कौन कर रहा है, 23S आरएनए। इसलिए मैंने बोला था राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना के आना है। क्लियर सबको, ऐसे क्वेश्चन आता है। जिसने होमवर्क नहीं किया था वो अब कर लेना कि अगर इन्होंने प्रोकैरियोट का पूछा तो वो यूकैरियोट भी पूछ सकता है, और यूकैरियोट के केस में कौन करता है ये वो पूछ सकता है। तो जिसने स्ट्रक्चर बनाया है वो फिर भी कर लेगा। ओके, नाउ ट्राई दिस वन। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करना। इस सीक्वेंस को लिख लो अपनी कॉपी में, दिख रही है सबको सीक्वेंस? इसे लिख लो कॉपी में, फिर सॉल्व करो। 1 मिनट देती हूँ, ट्राई करो कितना होता है, मेक अ गेस, फिर मैं करवा देती हूँ, क्योंकि हमने ऐसा भी कुछ करा नहीं है। तो इट्स ओके अगर नहीं आता तो, पर गिव इट अ ट्राई। तो पीछे शोर तो नहीं आ रहा? No. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई। देखो, अंडर विच कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग एमआरएनए। तो ये एमआरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। ये कर रहा है मैं ऐसा क्या करूं कि ओवरऑल स्ट्रैंड में फर्क ना पड़े। जब भी मैं रीडिंग फ्रेम बोलती हूँ ना, तो मैं एक साथ 3 कोडोन्स को स्टडी करती हूँ, मतलब सॉरी, एक साथ 3 नाइट्रोजनस बेसिस को स्टडी करती हूँ। ये एक रीडिंग फ्रेम है, एजीसी एक रीडिंग फ्रेम है, जीजीयू एक रीडिंग फ्रेम है, जीसीए एक है, एयूयू एक है। वो कह रहा है मैं ऐसा क्या करूं कि रीडिंग फ्रेम में फर्क ना आए। तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्राई करते हैं, छोटा है। इंसर्शन ऑफ जी एट द 5th पोजीशन। वो कह रहा है 5th पोजीशन पे जी डाल दो। मैं सीक्वेंस को थोड़ा बड़ा लिख लूं यहाँ पे, GCU AUU, ठीक है। नंबर दे देते हैं 1, और एक सेम कलर से नहीं देना, सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, पर करके जाएंगे। 1 2 3 4 5। वो कह रहा है 5th पोजीशन पे ग्वानिन डाल दो, 1 2 3 4 5, एक और ग्वानिन डाल दो 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो मैंने 5th पोजीशन पे एक और ग्वानिन डाल दिया, ओके। अब देखो, पहले रीडिंग फ्रेम था, पहला जो सबसे पहला रीडिंग फ्रेम था वो था ACC, राइट। Yes, ma'am. तो वो तो सेम है, रीडिंग फ्रेम सेम रहा। सेकंड रीडिंग फ्रेम था मेरे पास AGC। अब क्या बन गया सेकंड फ्रेम? AGG. AGG। रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया ना सेकंड वाला। Yo-yo. तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें कोई चेंज ना आए, तो ये गलत हो गया। Yo-yo, ma'am. अब वो क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट केस है, तो नेक्स्ट केस के लिए इसको यहाँ से मिटाओ। अब वो कह रहा है नेक्स्ट केस में दैट डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोजीशन, 5th पोजीशन से ग्वानिन हटा दो। मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मेरी 5th पोजीशन पे क्या पड़ा है, साइटोसिन पड़ा है। अब मैं रीडिंग करूं तो फर्स्ट फ्रेम सही है, सेम है, फर्स्ट फ्रेम ACC ACC। सेकंड फ्रेम क्या हो जाएगा मेरा, ACG, ACG. और ऊपर क्या है सेकंड फ्रेम, AG। AGC. चेंज हो गया फ्रेम। Yes, ma'am. चलो अब मैं डी वाला ट्राई करके देती हूँ, ठीक है। तो डी वाला मेरा कह रहा है इंसर्शन ऑफ AG एट द 4th एंड 5th पोजीशन। तो मैं पहले इसको नॉर्मल लेती हूँ, यहाँ पर मेरा जी था। तो कह रहा है 4th एंड 5th पोजीशन पे आप क्या डालो, क्या डालने को कह रहा है मुझे, फोर्थ पोजीशन पे मैं एडेनिन डाल दूं और 5th पोजीशन पे मैं ग्वानिन डाल दूं। अब बताओ रीडिंग फ्रेम देखो, ACC पहला फ्रेम, ACC सेम है,
सेकंड फ्रेम है AGC, यहाँ पर AAG हो गया, AG. चेंज हो गया, Yo-yo मैम। भी नहीं हो सकता। आंसर तो वैसे A हो गया हमारे पास, लेकिन A कैसे आया वो भी बना के देख लेते हैं, है ना। Yo-yo मैम। Ma'am. आओ अब उसे समझते हैं, ध्यान से देखना। अब समझ आया ना अभी तक? कह रहा है Yo-yo ma'am. deletion of GGU from the 7th 8th and 9th position। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 पोजीशन पे GGU है ना, उसको पूरा निकाल दो। तो ठीक है, पूरा का पूरा ही निकाल दो तुम। जब तुम पूरा निकाल लेते हो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बाकी रीडिंग फ्रेम अभी भी सेम रहते हैं। कैसे? एक रीडिंग फ्रेम ये बना सेम, Yo-yo ma'am. दूसरा रीडिंग फ्रेम ये बना, Yo-yo ठीक है, मैम। हमने GGU निकाल लिया, दैट इज फाइन, लेकिन GCU तो अभी भी वही रीड कर रहा है ना, Yo-yo मैम। Yo-yo ma'am. AUU भी अभी वही रीड कर रहा है, तो अमीनो एसिड तो वही बनेंगे ना, राइट। रीडिंग फ्रेम तो सही रहे, रीडिंग फ्रेम तो सही रहे, है ना। तो जब भी आपने कैसे पहचानना था कि जब भी आप तीनों एक पूरा कोडोन निकाल दोगे ना, तो रीडिंग फ्रेम पे कोई असर नहीं पड़ता, तो आंसर वुड बी ए। ओके, Yo-yo मैम। चलो कितना टाइम हुआ है? मैम 7। ओके, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, ठीक है चलो, बाकी ये कल करते हैं फिर, हैं। Yo-yo मैम। चलो ओके भाई, हैप्पी बर्थडे तमन्ना, नाचना तुम है।